मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने जो है जैसा कि आपको ध्यान, अगर आप शुरू से लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि मैंने पूरे सीआरपीसी को 5 पार्ट्स में 5 यूनिट्स में डिवाइड करके डिस्कस करने का प्रोग्राम बताया था आपको। और इस तरह से हमने जो है इसको 5 यूनिट में डिवाइड किया और फर्स्ट यूनिट के ये 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन वाइज और ऑफ द बेयर एक्ट। और ये 10 पॉइंट्स में से ये सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस काउंसिल्स, कोर्ट विद क्रिमिनल जुरिसडिक्शंस, पावर्स ऑफ कोर्ट, aid to magistrate and police by public offenses officers, pre-trial process, arrest of person, और उसके बाद स्टेप टू इंश्योर एक्यूजर्स प्रेजेंस इन कोर्ट जो सेक्शन 61 ऑनवर्ड है, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स, और उसके बाद ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन 125 सेक्शन 125, और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस ये 145 ऑनवर्ड। इसमें से जो 7 वाला पार्ट है, पार्ट 2, इसमें सेक्शन 161 से लेकर 90 तक हमने डिस्कस किए थे। हालांकि इसमें 91 से 105 तक के प्रोविजन और थे, लेकिन वो चूंकि डॉक्यूमेंट की रिकवरी से संबंधित है, सीजर्स और उसके इंक्वायरी इस सब से संबंधित है, इसलिए मैंने वहाँ पे उसको रोक दिया था। अब आज की तारीख में हम जो है सेकंड यूनिट पे चलेंगे इसके, और देखिए सेकंड यूनिट को किस ढंग से फिर डिवाइड किया गया है। इसमें 8 पॉइंट्स हैं। सेकंड यूनिट में पहला पॉइंट है सर्च विद और विदाउट वारंट, सीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ वैलिडिटी ऑफ सर्च एंड सीजर प्रोसीडिंग्स। तो ये सेक्शन 91 ऑनवर्ड के प्रोविजन है। तो हम सबसे पहले पहला टॉपिक देखते हैं आज की, सर्च विद और विदाउट वारंट, इसके क्या प्रोविजन है और सीआरपीसी में ये कहाँ पे इसको प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आप देखें कि सर्च विद और विदाउट वारंट, ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि क्या होता है ये। It becomes frequently necessary to require a person to produce a document or thing which may be in his possession or power and which may have a bearing on a case for the purpose of any investigation, inquiry or trial। जब कोई केस होता है तो उस केस के संबंध में जो फर्स्ट यूनिट में आपने देखा कि प्राइमरी तौर पर तो पुलिस क्या करती है कि उसकी रिमूवल की कोशिश करती है। सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरा का पूरा इस कंसेप्ट पर बेस्ड है कि जहां पर जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है, वो मजिस्ट्रेट और पुलिस का काम है, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस का काम है। ये कह सकते हैं बेसिकली कि प्री ऑफेंस पोजीशन की बात है। तो वो सारा का सारा जो फर्स्ट यूनिट है वो डिवोटेड है स्ट्रक्चर पर और कोई ऑफेंस होने से पहले क्या पावर्स दिए गए हैं पुलिस को और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, उससे रिलेटेड। लेकिन जब कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, तो उसके अंतर्गत अगर कोई सूचना भी मिलती है किसी तरह के अपराध होने की या इस तरह की, प्रिवेंटिव एक्शन में 107-16 में पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। तो हो सकता है कि कुछ चीजें छुपाई गई हो, कुछ चीजें डॉक्यूमेंट के तौर पर मिली हो, या ऐसी संभावना हो कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया उसके पास कुछ चीजें हो, तो वहां पर पुलिस को अलग से पावर दिया जाता है और वो चीजें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में काम आएंगी। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस को ये पावर होता है कि वो उन चीजों को सीज कर सके। अब उसके लिए विद वारंट भी होता है और विदाउट वारंट भी होता है। द अथॉरिटी मे बी फोर्स टू कंपेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो चीजें हैं या जो दस्तावेज है उसको अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए जो अधिकारी हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। Adequate care has to be taken, provide safeguards to protect the rights of individual and at the same time against possible abuse of misuse of power। तो इसमें दोनों चीजों का बैलेंस है। एक तरफ तो लोगों के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है और दूसरी तरफ अधिकारी के द्वारा अपने पावर को मिसयूज करने से भी रोकना है। तो
ये सारे प्रोविजंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। द मेन प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड थिंग्स आर, तो जो उसके पूरे चीज़ों के बारे में व्यवस्था है उसको सेक्शन 91 से लेके 95 तक के अंतर्गत दिया गया है, और इसको आप चार सेक्शन में, चार हिस्सों में बांटकर पढ़ सकते हैं। हेडिंग है इसकी कि प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। तो जो अभी पिछले स्लाइड में बताया कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई चीज़ है या कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस किया जाना चाहिए और उसके लिए बाध्य किया जाना चाहिए, तो वो कैसे बाध्य करेंगे, क्या प्रोसीजर है। तो इस पूरे 91 से 105 को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ए है समन टू प्रोड्यूस, यानी पहले उसको प्रोड्यूस करने के लिए समन भेजा जा सकता है, उसके प्रोविजन 91 एंड 92 में है। दूसरा सर्च वारंट, अगर कोई अपने से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और पुलिस को उसे सर्च करना पड़े तो ऐसे कंडीशन में सर्च वारंट इशू किया जा सकता है, उसके प्रोविजन सेक्शन 93 से 98 तक में है। उसके बाद जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेज, जो डॉक्यूमेंट की जांच वाच की जाएगी उसके बारे में कुछ सामान्य प्रावधान है, और कुछ मिसलेनियस प्रोविजन है 102 से लेके 105 में। तो इसी क्रम में हम इसकी चर्चा करेंगे, और आज हम सेक्शन 91 एंड 92 के प्रोविजन की बात करते हैं कि 91 और 92 में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखते हैं समन टू प्रोसीजर 91। समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग, यानी जो पेश करने के लिए समन, चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। तो किस प्रकार से आदेशिकाएं निकाली जाएंगी, तो सबसे पहले समन जारी किया जाएगा। समन जारी करने के जो प्रोविजन है वो 91 में है, जिसमें ये लिखा गया है कि दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। इसका सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जब कभी कोई मजिस्ट्रेट, कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण, यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि 3 वर्ड आए हैं, अन्वेषण, जांच और विचारण। इन्वेस्टिगेशन ये पुलिस करती है, इंक्वायरी ये मजिस्ट्रेट करता है जब कॉग्निजेंस लेता है, और ट्रायल ये मजिस्ट्रेट और जज दोनों कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट का पार्ट था वहां पर सामान्यतः जितने भी प्रोविजंस थे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा के ऑर्डर पर किए जाने वाले चाहिए थे, और सीआरपीसी में पुलिस दो हिस्सों में काम करती है। एक तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश पर काम करती है, जहां पर कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कुछ नहीं कर सकती, और दूसरे पार्ट में जहां पर जुडिशियल प्रोसेस है वहां पर पुलिस को सुओ मोटो अधिकार मिल जाता है। जैसी सूचना मिलती है पुलिस को एक्शन लेने का अधिकार है, वहां पर मजिस्ट्रेट के आदेश के इंतजार करना की आवश्यकता नहीं होती, सिवाय उन स्थितियों में जबकि वो कॉग्निजेंट ऑफेंस नहीं है, वहां पर अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना वो अरेस्ट नहीं कर सकती। तो इस तरह से अगर उन्हीं चीज़ों के बारे में कोई दस्तावेज की रिकवरी करनी हो तो सेक्शन 91 सबसे पहले समन की बात करता है कि जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए जो इस संविधा के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या अन्य चीजें पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है, तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीजें होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश की में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे और हाजिर हो और उसे पेश करे। तो यहाँ पर न्यायालय का मतलब है कि कोई आवश्यक नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ही न्यायालय हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी न्यायालय हो सकता है, तो दोनों में से किसी का भी न्यायालय हो। बस फर्क इतना है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने कि न्यायालय में जब वो व्यक्ति लाया जाता है तो
परिशांति भंग की आशंका के कारण लाया जाता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जब लाया जाता है तो वो ऑफेंस कर चुका होता है। चाहे जैसी भी स्थिति हो, अगर उस मामले के विचारण के लिए या उस मामले की जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता है और ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के पास में उस तरह के दस्तावेज है, तो न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि वो उसको न्यायालय में प्रोड्यूस करे। दूसरा सब क्लॉज ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने की अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है। यानी सब क्लॉज 1 में जो बातें कही गई हैं उसका एक लिबरल अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलता है कि आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति स्वयं ही वहां पे न्यायालय में उपस्थित होकर वो प्रस्तुत करे। अगर उसने किसी के माध्यम से प्रस्तुत करवा दिया है तो भी ये मान लिया जाएगा कि उसने न्यायालय के आदेश की पालना कर दी है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दें, जैसे मान लीजिए कि पुलिस को किसी माध्यम से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति हैं, उनके पास छपे हुए पैम्पलेट्स हैं जिसको वो कल शहर में बांटने वाले हैं और उससे किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसी सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट उन्हें अरेस्ट करने का आदेश दे सकता है और जांच करने का आदेश दे सकता है। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो यहाँ पर अभी कोई ऑफेंस नहीं हुआ है जब तक वो पेपर सर्कुलेट नहीं हुआ है, ये केवल शांति भंग की आशंका है, तो पुलिस इसे 107(16) की कार्रवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट में पेश कर देगी या जो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट है वहां पे पेश करेगी। और उस समय अगर मजिस्ट्रेट को ये बताया जाता है कि ऐसे पम्पलेट्स की मिलने की संभावना है, तो मजिस्ट्रेट से आदेश कर सकता है कि भाई वो पम्पलेट्स कौन से हैं, आप कोर्ट में प्रोड्यूस करो। अगर उस व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में है तो वो दे देगा, अदरवाइज कहीं अगर उसने रखा हुआ है तो किसी को कह सकता है पेश करने के लिए, और उस मजिस्ट्रेट को उस पम्पलेट को जब पेश किया जाएगा तब देखने के बाद वास्तविक पता चलेगी कि वास्तव में इस पम्पलेट को बांटने के बाद शांति व्यवस्था भंग होगी या नहीं होगी। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भंग हो सकती है तो 107(16) में वो फिर उसे बॉन्ड इश्यू करने के लिए कहेगा, अदरवाइज रिलीज कर देगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सब क्लॉज 191 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत वो व्यक्ति स्वयं ही उन दस्तावेजों या जो भी एक्सपेक्टेड चीजें हैं उसको प्रोड्यूस करे, किसी और के माध्यम से भी करा सकता है। सब क्लॉज 3 एक तरह का एक्सप्रेशन जैसा है, एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि इस धारा की कोई बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 और 124 या बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। तो अभी एविडेंस एक्ट भी साथ साथ आप पढ़ ही रहे होंगे, तो एविडेंस एक्ट की सेक्शन 123 और 124 को आप साथ में खोल के देख लेना कि क्या चीजें हैं। ये संसूचना से संबंधित पार्ट है, इसके प्रोविजन आप साथ में पढ़ लेना। बी पार्ट ये कहता है कि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्ट कार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी इन दो चीजों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। एक तो व्यावसायिक सूचना को एक्सक्लूड कर दिया गया, अगर कोई व्यावसायिक सूचना है तो उसको कोर्ट में देने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई डाक विभाग के अंतर्गत कोई चीजें हैं तो उसको भी देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से सब क्लॉज 3 के माध्यम से ये एक्सेप्शन एक तरह से मान लीजिए कि इन दो चीजों को सब क्लॉज 191 सब क्लॉज 1 के आदेश की सीमा से बाहर कर दिया गया है। तो इस तरह से ये सेक्शन 91 के प्रोविजन है। और इसी के साथ नेक्स्ट 92 के प्रोविजन भी देख लेते हैं। ये भी छोटा सा प्रोविजन है, प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम, यानी पत्रों और तारों के संबंध में क्या प्रक्रिया है। 92 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज
इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थित डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस दस्तावेज, पार्सल या चीज का परिधान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे कर दिया जाए। यानी सब क्लॉज 1 के पार्ट 3 के माध्यम से तो आप देखिए कि टेलीग्राम डिपार्टमेंट को एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उन चीजों का आवश्यकता है तो डायरेक्ट वो टेलीग्राम डिपार्टमेंट से नहीं मंगवा सकता, बल्कि वो कहेगा कि उस व्यक्ति को हैंड ओवर करे, यानी डिलीवर करे, और उस व्यक्ति से फिर 91 सब क्लॉज 1 लागू हो जाएगा और उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाएगा। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि न तो उस व्यक्ति के राइट वायलेट हो, क्योंकि किसी व्यक्ति का पर्सनल डाक अगर आता है तो उसे उसको प्राप्त होना ये अधिकार है, तो इसलिए, और डायरेक्ट अगर टेलीग्राम डिपार्टमेंट से वो मंगा लिया जाता है तो उसके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। तो इस तरह से 91 और 92 को मिला के पढ़ने से स्पष्ट होगी स्थिति कि अगर कोई चीज डाक विभाग के अंतर्गत है तो जब तक वो व्यक्ति को डिलीवर नहीं हो जाता तब तक वो व्यक्ति भी नहीं दे सकता और न ही डाक विभाग से मंगा सकते हैं। तो इसलिए मजिस्ट्रेट उसको आदेश करेगा कि जो भी ऐसा कोई लेटर, टेलीग्राम इत्यादि है वो उस व्यक्ति को डिलीवर करे और उसके बाद सूचित करे, ताकि उस व्यक्ति को समन करके और उसे मंगाया जा सके। सब क्लॉज 2 ये कहता है कि यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक हो या न्यायिक या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधिकारी की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह यथास्थित डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे। यानी कि इसके अंतर्गत वो चीजें हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड है, यानी पता तो है कि ऐसी चीजें कोई है जो कि डाक विभाग के माध्यम से आ रही है या भेजी गई है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर कंटेंट क्या है या वो कौन सी चीज कब भेजी गई पता नहीं है। तो यहाँ पर सब क्लॉज 2 में ये आदेश, मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो डाक विभाग को बोलकर, आदेश देकर उस पूरे मामले की सर्च करा सकता है कि कौन सी ऐसी दस्तावेज, पार्सल या तल है जिसके संबंध में ऐसी सूचना मिली है। तो इस तरह से अब देखें कि सेक्शन 91 और 92 मिलाकर कुछ चीजें पेश करने के लिए जो अधिकार है उसकी व्यवस्था की गई है, और ऐसे अधिकार मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं और उसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट क्या क्या चीजें कर सकता है। तो इस तरह से 91 और 92 के प्रोविजन मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है 93 ऑनवर्ड की प्रोविजन तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।